सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ रोनेंद्र सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। नमस्कार। एक जमाना था जब भारतवर्ष में गाड़ियां गिनी चुनी हुआ करती थीं और मॉडल भी इसके एक दो ही हुआ करते थे। 1990 का जमाना आया और इस दशक में ऑटोमोबाइल सेक्टर को 100% विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया और उसके बाद इस क्षेत्र में एक क्रांति मची। 90 के दशक में आरंभ में जहां लगभग 20 लाख इकाइयां वाहनों की बना करती थीं, आज स्थिति ये है कि 2 करोड़ 80 लाख से अधिक वाहन हम बना रहे हैं। आत्मनिर्भर कितना हुए हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमने इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है ऑटोमोबाइल सेक्टर के देश के जाने माने विशेषज्ञ रोनेंद्र सिंह जी को। रोनेंद्र नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो रोनेंद्र, हम यही समझना चाहेंगे कि हमने एक लंबी यात्रा की है 3 दशकों की और दुनिया की अनेक प्रमुख कंपनियां भारत में अपने वाहनों का निर्माण कर रही हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितना आत्मनिर्भर हुआ है हमारा देश और इस दिशा में, यानी कह ले आत्मनिर्भर होने की दिशा में हमारी प्रगति कैसी है। जैसे आप कह रहे थे कि 90 के दशक में हम लोग के पास गिने चुने मॉडल्स थे। एक हमारे साथ एम्बेसडर होती थी हिंदुस्तान मोटर्स की, या प्रीमियर पद्मिनी होती थी। 1983 में जब मारुति सुजुकी आई, तब से मतलब मेक इन इंडिया का कहानी वहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि जब जापानीज मारुति उद्योग लिमिटेड जब बुलाते थे, उसके बाद जब सुजुकी से टाई अप करके गाड़ियां लेके आए, तो जो गाड़ियों के अंदर जो पार्ट्स लगते हैं, पुर्जे लगते हैं, उनके कंपनीज भी जापान से काफी आ गए। जो गुड़गांव में सेटअप हुआ और गुड़गांव मानेसर बेल्ट में सेटअप होके वहीं से उन्होंने कंपोनेंट्स जो है प्रोक्योर करने लग गए। तब से हमारा मेक इन इंडिया स्टोरी चल रहा है और 1983 से अभी 40 वर्षों में जो इतने डेवलप हुए हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, नॉट ओनली इन गुड़गांव मानेसर बेल्ट, बट हम लोग आज पूरे देश के कोने में हम पहुंच चुके हैं। अब ऑटोमोटिव सेक्टर को लेके, जैसे कंपोनेंट सेक्टर हो गए, वो आपके लुधियाना में भी हैं, नॉर्थ इंडिया में आपके गाजियाबाद जैसे शहरों में भी हैं, ग्रेटर नोएडा में हैं, आप गुड़गांव मानेसर बेल्ट के अलावा इधर रोहतक साइड में भी हैं, और जहां पे मारुति के अपना R&D सेंटर भी रोहतक में है। और मारुति के खुद अब 3 जगह हरियाणा में ही प्लांट हो गए। गुड़गांव मानेसर के बाद अब इन्होंने खरखवाड़ा में भी अब नया स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जहां पे 7.5 लाख गाड़ियां बनने शुरू होंगी। अभी फरवरी में उन्होंने इनॉग्रेशन स्टार्ट कर दिया है प्रोडक्शन वहां पे। और बाकी आप जाएंगे वेस्ट में तो आपके गुजरात में है, हमारे मैन्युफैक्चरर टाटा के हैं, आपके मारुति का भी वहां पे गुजरात प्लांट में है। और उसके बाद आप महाराष्ट्र जाएंगे, वहां पे तो चाकन में ऑलरेडी हैं ही इतने सारे, बजाज के 2 व्हीलर्स हो गए, आपके महिंद्रा के हो गए, और लग्जरी व्हीकल मेकर्स में जैसे फॉक्सवैगन हो गए, मर्सिडीज हो गए। और साउथ में जाएंगे तो आप तमिलनाडु चेन्नई साइड में आपके Hyundai का है फैक्ट्री, आपके TVS मोटर का है। और Hyundai एक ऐसी कंपनी है जो शुरुआत से ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहा है, तो वहां से भी काफी गाड़ियां एक्सपोर्ट होती है टू अराउंड, आज के डेट में टू अराउंड 80 कंट्रीज इंडिया से भेजते हैं वो गाड़ियां। यूरोप हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, आपके नेबरिंग कंट्रीज हो गए, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश भी हो गया, तो यहाँ पे सारी गाड़ियां जाती हैं। श्रोताओं, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त कदम कह सकते हैं कि कहां हम गिनी चुनी मॉडलों को देखते थे और अब हम दुनिया के लगभग 100 देशों के आसपास अपनी गाड़ियों का निर्यात करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। यानी आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारा ये मजबूत कदम हुआ। यहाँ दूसरा सवाल ये बनता है कि आपने ऑटो कंपोनेंट की बात की, और यानी एक हुआ गाड़ियां, दूसरा उसके पुर्जे। यहाँ हम जोड़ना चाहेंगे इसको रोजगार के साथ कि इसके माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारे कितने युवाओं को, या कह लें कि जो अधेड़ आयु में पहुंच गए उन कर्मियों को रोजगार दे रहा है। जैसे इंडिया का जो कंपोनेंट सेक्टर है वो भी बहुत बड़ी है आज के डेट में, जो कि अराउंड 2.5% GDP को कंट्रीब्यूट करती है, और डायरेक्टली अभी करीबन 15 लाख लोगों को एम्प्लॉय करती है। डायरेक्टली इन द सेंस मतलब कुड बी ऑन पेरोल, कंपनी जो हो गए। और उसके अलावा बाकी हमारे छोटे छोटे MSMEs हो गए, वहां से भी लोग जाते, चाहे उसमें 20 लोग काम कर रहे हो, 50 लोग काम कर रहे हो, बट दे आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग। और यूथ की बात करें तो इतने सारी कंपनीज है अभी जो एस्टेब्लिश्ड हो गई हैं यहाँ
पे, जैसे Hyundai हो गए, मारुति हो गए, उन्होंने ITI के साथ भी टाइप्स कर रखे हैं जो अक्रॉस इंडिया। तो वहां से भी जो बच्चे टेक्निकल नॉलेज लेके जो पास आउट हो रहे हैं उनको इंटर्नशिप मिल रहा है, इंटर्नशिप के बाद उनको डायरेक्टली एम्प्लॉय भी कर रहे हैं वो लोग। तो काफी तादाद में अभी यूथ भी काफी ज्वाइन कर रहे हैं इस सेक्टर में। यानी रोजगार की दिशा में भी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में ये क्षेत्र मदद कर रहा है। यहाँ हम अगला सवाल आपको लिए चलना चाहेंगे कि इस प्रगति में सरकारी योजनाओं ने किस तरह से कह लें कि सहयोग दिया है, खासतौर से उत्पादन से जुड़ी हुई जो परियोजनाएं हैं, प्रोत्साहन देने की योजना है, उसने किस रूप में एक क्रांति लाने का काम किया है? PLI स्कीम की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, PLI स्कीम से पहले 1990s में ही हमने FDI कर दिया था 100% ऑटोमोटिव। उसके बाद PLI सेक्टर में भी काफी है, PLI फॉर ऑटोमोटिव है, PLI फॉर कंपोनेंट्स है, और आज के डेट में PLI फॉर ACC बैटरीज भी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम आती हैं। जी। तो उसके मुताबिक भी काफी ग्रोथ हो रही है और काफी सब्सिडीज मिल रही है कंपनीज को, चाहे टाटाज हो गए, महिंद्राज हो गए, आपके TVS हो गए, PLI स्कीम के अंडर आते हैं और सारे उससे फायदा उठा के सब्सिडीज लेके और ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रसंग उठा दिया है, EV यानी जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां हैं उनकी चर्चा की है। यहाँ हम प्रधानमंत्री को याद करना चाहेंगे जिन्होंने आह्वान किया था कि दुनिया भर में प्रदूषण बढ़ रहा है और जो पेट्रोल जनित कह लें ईंधन है उनसे बचने के लिए जो हमारे पंचामृत का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, जिसमें कि 5 घटक बताए थे जिनका उपयोग बढ़ना चाहिए, ना केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर। हम उसके बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे कि इसमें हम किन की चर्चा किया करते हैं और किस रूप में यदि ये हमारे जुड़ जाए कह लें ऑटोमोबाइल के सेक्टर में तो इससे पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है उसमें कमी आएगी। जी बिल्कुल। तो ऑलरेडी जो है हमारे EVs अभी काफी तादाद में बढ़ रहे हैं, चाहे 2 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो या पैसेंजर व्हीकल्स हो। अभी इसी 11 महीने में करीबन हम लोग 1 लाख गाड़ियां ऑलरेडी बेच चुके हैं EV सेक्टर में। वी आर ग्रोइंग अराउंड 2% पर एनम ऑन दैट। और ये है कि उसके अलावा CNG व्हीकल्स जो कि आप एक तरह से हाइब्रिड व्हीकल्स बोल रहे हो जो नॉन पोल्यूटिंग है, वो भी काफी तादाद से बढ़ रहे हैं इन कार्स जी। और 2 व्हीलर्स में भी कुछ कंपनियों ने स्टार्ट कर दिया है। और उसके पंचामित्र बोले तो आपके हाइड्रोजन हो गया, बायोडीजल हो गया, इथेनॉल हो गया और EV और CNG भी हो गए उसमें। तो इसमें भी काफी बढ़ोतरी हो रही है। और EV में भी जैसे गवर्नमेंट जो है काफी सपोर्ट कर रही है, जैसे फेम स्कीम आई थी, फेम 1-2। उसके बाद फिर उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने अपना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम लॉन्च किया था लास्ट ईयर। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर PM E-ड्राइव शुरू किया था अराउंड अक्टूबर। उसके भी अंडर काफी कंपनीज को सब्सिडीज मिल रही हैं, स्पेशली 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स को। अभी उसके अंदर अभी जैसे E-एम्बुलेंसेस आएंगी, E-ट्रक्स आएंगी, E-बसेस भी काफी स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आ रही हैं और जो वो लोग प्रोक्योर कर रहे हैं अभी कंपनीज से। श्रोताओं, एक महत्वपूर्ण सलाह आपके लिए भी है कि जब कभी हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो हम यदि इच्छा रखें तो प्रदूषण घटाने में जो बायोडीजल का कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें कि कुछ ऐसे रसायन मिले होते हैं जिनसे कि पेड़ पौधों से बने हुए जो डीजल हैं उनका मिश्रण कर दिया जाता है, जिससे आपके इंजन की क्षमता भी बढ़ती है और कह लें सस्ता भी पड़ता है। तो हमें उसे भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। रोनेंद्र, एक बार फिर से लौटते हैं कि ऑटो में R&D के सेक्टर में हम कहाँ खड़े हैं दुनिया में? कह लें कि कई बार होता है कि हम सब कुछ विदेशी तकनीक को ले रहे हैं, तो R&D में हम कहाँ खड़े हैं और इसके लिए क्या कदम स्वदेशी स्तर पर उठाए जा रहे हैं ताकि हमारे जो इंडिजिनस तकनीक है हमारी उनका विकास हो सके? जी, R&D में भी हम लोग काफी आगे हैं ऑटोमोटिव सेक्टर में। तो अब जैसे काफी फॉरेन कंपनीज, लीडिंग कंपनीज जो हैं, उनके भी R&D सेंटर काफियों के यहाँ पे इंडिया में ही हैं। सो इंडिया से ही बनते हैं और इंडिया एज ए कंट्री इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम जो है अलग अलग स्थान में अलग अलग मौसम टेम्परेचर पाए जाते हैं। तो उस मुताबिक वो लोग इंडिया स्पेसिफिक R&D भी करते हैं जो कि बाहर फिर एग्जाम्पल लेके जाते हैं दूसरे कंट्रीज में। सो इन दैट वे R&D इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन इंडिया फॉर दिस कंपनीज ऑल्सो। अब चलें, स्टार्टअप पर काफी जोर प्रधानमंत्री ने दिया था, तो हम ये समझना चाहेंगे कि भारतीय ऑटोमोबाइल स्टार्टअप उद्योग में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में किस तरह से योगदान दे सकते हैं और दे भी रहे हैं। कह लें कि जो खासतौर से EV के सेक्टर में कई नई नई कंपनियां आई हैं, कंपोनेंट बनाने में भी नई कंपनियां आ रही हैं, तो उनके योगदान पर हम समझना चाहेंगे कि क्या सब स्थिति है। ऑलरेडी स्टार्टअप काफी तरीके से ज्वाइन कर चुके हैं अब तो ऑटोमोटिव कंपनीज के साथ, चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट में हो या आपके AI ड्रिवन हो। अब जैसे काफी कंपनीज हैं जो आजकल की जो गाड़ियां हैं वो एक तरह से मशीन लर्निंग वाले हो गए हैं। जैसे आप गाड़ी को पहले ही स्विच ऑन कर सकते हैं, AC ऑन कर सकते हैं अंदर गाड़ी में बैठने से पहले, सर्दियों में हीटर ऑन कर सकते हैं। सो उसके लिए भी काफी, और स्टार्टअप में आपको पता है स्टार्टअप में ही है हमारे तो इंडिया के IT सेक्टर काफी, तो उन्हीं से वो लोग हेल्प लेके उन्हीं के साथ टाइप करके ये सब जो टेक्नोलॉजी है वो सारे प्रोक्योर करके वो भी बना रहे हैं। क्योंकि आजकल की गाड़ियां जो है स्पेशली EVs वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। अब क्या होता है, सॉफ्टवेयर के लिए वो लोग अब स्टार्टअप से
टाई अप करके न्यू आइडियाज लेके, न्यू फीचर्स लेके वो लोग अपनी गाड़ियों में डाल रहे हैं। तो इस तरीके से स्टार्टअप्स कंपनीज भी काफी जुड़ गए हैं ऑटोमोटिव सेक्टर में। यहाँ एक हम ये समझना चाहेंगे कि हमारे ऑटो सेक्टर में हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर की कमी बीच में कुछ दिनों कोविड के बाद हुई थी, फिर काफी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा, और कह लीजिए कि गाड़ी मिलने में चूंकि सेमीकंडक्टर नहीं था तो फिर गाड़ियां समय पर आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। वहां हम कहाँ खड़े दिख रहे हैं, या वहां पर जो प्रधानमंत्री ने फिर से आह्वान किया है कि हम सेमीकंडक्टर का भी हब बनेंगे, तो वहां क्या लग रहा आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर को ध्यान में रखते हुए? हाँ जी, तो वो सिर्फ कोविड के बाद हुआ था, थोड़ा अराउंड फॉर 1.5 years, बट नाउ अभी सारा हो गया क्लियर। अभी ताइवान से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। इंडिया में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इंडिया में कंपनी सेटअप हुई है और अभी मेड इन इंडिया चिप अभी तक तैयार नहीं है, जो कि इस साल होपफुली हो जाएगा एज पर द गवर्नमेंट। इस साल वो लोग मेड इन इंडिया फर्स्ट चिप लॉन्च करेंगे। उसके बाद ही ऑटोमोटिव सेक्टर प्रोक्योर कर पाएंगे, नॉट डिपेंडिंग ऑन आउटसाइड द कंट्री देन, और प्रोक्योरिंग दैट ऑल्सो फ्रॉम इंडिया ओनली। जैसे अभी असम में स्टार्ट हो रहा है, गुजरात में स्टार्ट हो रहा है, काफी जगह पे सेमीकंडक्टर प्लांट्स लग रहे हैं, तो वहीं से फिर इंडियन कंपनीज भी प्रोक्योर कर पाएंगे। यहाँ रोनेंद्र, एक अहम सवाल ये कि हमने 4 दशकों की यात्रा में महत्वपूर्ण प्रगति की। अगले 10 वर्ष को हम ध्यान में रखें तो हमें कहाँ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख भूमिका निभाएं? हम लोग ऑलरेडी उस दिशा में तो चल ही रहे हैं, और पोस्ट 2030 ये है कि हम लोग ऑलरेडी लास्ट ईयर 2024 में हम लोग, इंडिया हैज बिकम द 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट आफ्टर चाइना एंड यूएस। सो उसके बाद ये है कि ऑलरेडी हम लोग जो गाड़ियां हैं करीबन 50 लाख गाड़ियां तो एक्सपोर्ट कर रही हैं। सो फ्यूचर में ये है कि हम लोग एक्सपोर्ट हब ऑलरेडी बनते जा रहे हैं। जैसे मारुति का हो गया, मारुति की गाड़ियां जो पहले जापान में बनती थी सुजुकी की, वो अब इंडिया से बन के जापान वापस जा रही है। जैसे फ्रोंक्स हो गया, उनकी जो एसयूवी है, जिमनी हो गए जो मिनी एसयूवी, वो सारे अब इंडिया से बन के बाहर भी जा रहे हैं और जापान वापस भी जा रहे हैं। तो ऐसी कई कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, जैसे Hyundai है, Hyundai का भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, Volkswagen ग्रुप का पूरा है, स्कोडा हो गया, आपका VW हो गया, वो भी सारे यूरोप, एशिया यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी गाड़ियां। होंडा हो गया, होंडा का भी काफी गाड़ियां बाहर ही जा रही है। इनफैक्ट होंडा की डोमेस्टिक यहाँ सेल्स से ज्यादा एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है। जियो पॉलिटिकल विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिनमें कहाँ कहाँ हमें भविष्य को देखते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हमारा निर्यात प्रभावित ना हो। उनसे निकलने का वो सर टाइम बाउंड है एक्चुअली। अब जैसे रेड सी क्राइसिस हुए थे तो मर्सिडीज के कुछ पार्ट्स आने में यहाँ टाइम लगे थे, तो मर्सिडीज हैज असेंबलिंग प्लांट इन पुणे, सो उसमें क्या होता है, थोड़ा डिले हो गया था कुछ गाड़ियों में रेसिप्रोकल टैरिफ का, तो उसमें भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं। बट हमारे इंडिया को अभी कुछ ज्यादा उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वहां से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करते। वी आर ओनली एक्सपोर्टिंग फ्रॉम हियर देन इंपोर्टिंग फ्रॉम देयर। सो वैसे ही वो इशू थोड़ा बहुत चले, जैसे चाइना के साथ हमारा इशू रहता है कभी कभार सप्लाई चेन में, सो वो इट इज टाइम बाउंड, वो थोड़ा बहुत तो रहेगा। यदि हम ये समझना चाहें कि अपने देश में ईवी का उत्पादन हो और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा हम दें, तो वहां पर हमें और क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए नीतिगत स्तर पर? ग्रीन मोबिलिटी में सबसे पहले तो अभी जैसे हमारे पास पिछले 10-12 साल में जितने सीएनजी के पंप्स खुले हैं, सीएनजी इज अवेलेबल फ्रीली एज पेट्रोल एंड डीजल नाउ इन इंडिया। वैसे ही हमें ईवीज और हाइड्रोजन और बाकी जैसे हाइड्रोजन फ्यूल हो गया और जैसे बायोगैस हो गए, उनसे जो बनती है फ्यूल, वो थोड़ा लाने में थोड़ा टाइम लगे इंफ्रास्ट्रक्चर आने में। जैसे अभी ईवीज की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा कमी है अभी भी, तो एक बार सब हाईवेज में हर जगह चार्जिंग पॉइंट्स लग जाएं, फास्ट चार्जिंग पॉइंट, जहां पे सिर्फ आधे घंटे में आप जब तक कॉफी पी रहे हैं तब तक आपकी गाड़ी 80% चार्ज हो जाएगी। तो जब तक वो नहीं आते तब तक थोड़ा इशू रहेंगे। बट प्लस अभी जो है हमारे फ्यूल सेल जो है बाहर से ले रहे हैं, ऑल्दो हमारे जो बैटरी पैक्स है वो सारे यहीं पे बन रहे हैं इंडिया में अब ऑलमोस्ट, लेकिन जो फ्यूल सेल जो मेन कंपोनेंट है वो बाहर से आ रहे हैं अभी भी। तो जब तक वो सब इंडिया में नहीं मिलते, या इंडिया में हम लोग खुद खनिज कुछ जैसे कोबाल्ट हो गया, लिथियम आ गया, जब तक हम हमारे यहीं से नहीं निकालते, वो जो कि अभी गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे कुछ स्टेट्स में ट्राई कर रहे हैं निकालने के लिए, तो वो अगर वहां से भी खुद वो मिलता है तो देन बाहर की डिपेंडेंसी में कमी आएगी और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसमें भी। आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि एक श्रोता के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है ऑटोमोबाइल सेक्टर को और बेहतर बनाने में, और कह ले कि जो बढ़ते प्रदूषण से लड़ने में आम लोग क्या भूमिका निभा सकते? आप इस प्रोग्राम के माध्यम से आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जितना हो सके, अब फ्यूचर इज ऑल अबाउट बेटर फ्यूल एफिशिएंट कार्स, और कंपनीज बना भी रही हैं, वही लोग भी वही देख रहे हैं कि आजकल कस्टमर जो हैं वो ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं देन गाड़ी बनाने वाले, तो गाड़ियां भी उन्हीं के मुताबिक बना रहे हैं आजकल। सो कस्टमर आर मोर इंटेलिजेंट देन द कंपनीज आई वुड से, सो उसी मुताबिक वो लोग भी अपनी चॉइस की गाड़ियां ले रहे हैं। श्रोताओं की ओर से रोनेंद्र, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत उपयोगी और सार्थक जानकारियां आपने दी। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ रौनेन्द्र सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक।